मेरा नाम विपिन है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे परिवार में मेरे अलावा मेरी एक बहन, एक भाई और मेरे माता पिता हैं। मैं अपने परिवार में सबसे बड़ा बेटा था। मेरे पिता बहुत मेहनती इंसान थे। मेरे पिता हमेशा बीमार रहने लगे थे, इसीलिए अब उनसे ज़्यादा काम नहीं होता था। लेकिन वह एक बड़ी कंपनी में मैनेजर की नौकरी किया करते थे। काम ज़्यादा होने की वजह से उनकी सैलरी भी बढ़ा दी गई थी। वह काफ़ी सालों से उस कंपनी में काम किया करते थे। मैं सबसे बड़ा बेटा था, इसलिए मेरे घर में मुझे सबसे ज़्यादा प्यार किया जाता था। मुझे अपने पिता का हाथ बटाना था, इसलिए मुझे नौकरी की ज़रूरत थी। मैंने एमए बीएड पास किया हुआ था, इसलिए आसानी से मुझे सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। मैं ये नौकरी करना तो नहीं चाहता था, लेकिन आखिर मैं कब तक अपने पिता की कमाई से अपना खर्च पूरा करता। अब मैं जवान हो गया था, इसलिए मुझे नौकरी की तलाश थी। मुझे सरकारी स्कूल में नौकरी मिल गई थी। वहाँ पर मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी थी। पिताजी का काम भी अच्छा चल रहा था। इसी वजह से हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी और हमारी ज़िंदगी अच्छे तरीके से और खुशहाल तरीके से गुजर रही थी। मेरे पिता मेरी नौकरी करने से बहुत खुश हुए थे। आखिर उनके कंधों से थोड़ा बोझ कम हो गया था। मुझे अपने छोटे भाई बहन को भी पढ़ाना था। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बहन की शादी धूमधाम से करूं, क्योंकि वह हमारी इकलौती बहन थी। मैं अपने माता पिता से बहुत प्यार किया करता था और हमेशा से ही मैं उनका कहना मानता था। पहले तो मैं स्कूल में पीरियड वाइज पढ़ाता था, लेकिन अब मुझे 8th क्लास दे दिया गया था कि मुझे इसी क्लास को पढ़ाना होता है। अब मैं 8th क्लास के बच्चों को पढ़ाया करता था। स्कूल में न्यू एडमिशन हो रहे थे। बच्चों के लिए नया नया क्लास था और न्यू एडमिशन बच्चों के लिए हर चीज़ नई थी। मुझे स्कूल में नौकरी करते हुए 1 साल हो गया था। इस क्लास में 33 बच्चे पढ़ा करते थे। हमारे स्कूल में लड़के लड़कियां दोनों ही साथ में पढ़ा करते थे। हमारा स्कूल इंटर तक था। मैं बच्चों को बहुत ही प्यार से पढ़ाया करता था। कभी भी मैंने बच्चों पर गुस्सा नहीं किया था। मैं हमेशा बच्चों को समझाकर पढ़ाया करता था। इसीलिए बच्चे मुझे अपना फेवरेट टीचर मानने लगे थे। एक दिन मैं अपने क्लास के बच्चों की कॉपियाँ चेक कर रहा था, तो मेरे पास एक लड़की आई। उसकी उम्र 14 साल थी और वह 8th क्लास की स्टूडेंट थी। वह मेरे पास आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, सर, मेरी शादी आपसे होगी। मैं अपने ध्यान में सामने रखी कॉपियाँ चेक कर रहा था और जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, इसलिए अचानक उसकी उस बात को सुनकर मैं चौंक गया था। मैंने उसकी तरफ देखा। मुझे लगा शायद मुझे सुनने में कुछ गलती हुई है। तभी मैंने उसे दोबारा पूछा तो वह कहने लगी, सर, मेरी शादी आपसे ही होगी और आप ही मेरे दूल्हा बनेंगे। उसने एक बार फिर से कहा तो मैं कुछ देर तक उसे देखता रह गया, जो बहुत रौवीले अंदाज में अपनी बात कह रही थी, जैसे उसकी बात सच हो जाएगी। और हैरत तो मुझे उसके मजबूत अंदाज पर थी, जो बहुत ही हिम्मत के साथ ये बात कह रही थी। मैंने उससे कहा, तुम ये सब क्या कह रही हो? उसका नाम नैना था और वह बहुत मासूम शक्ल की लड़की थी। उसने मुझे दोबारा कहा, सर, आपकी शादी मुझसे होगी। मैं आपकी दुल्हन बनूंगी और आप मेरे दूल्हा बनोगे। वह एक बार फिर से बोली तो मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा। मैंने उसकी बात को मजाक समझते हुए इग्नोर कर दिया और मैंने उसे डांटा भी नहीं था, बल्कि उसकी बात को इग्नोर करके वापस उसे उसकी जगह पर भेज दिया था। और फिर उसके बाद मैं अपने काम में बिजी हो गया था। वह बच्ची थी, ये समझकर मैंने उसकी बात पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जब भी मैं उसे देखता तो मेरे दिमाग में उसकी कही हुई वही बात घूमने लगती थी, लेकिन मैं बस मुस्कुराकर ही रह जाता था। वह बच्ची थी, काफ़ी इंटेलिजेंट और बहुत खूबसूरत थी और क्लास में वह सबसे इंटेलिजेंट लड़की थी। यही वजह थी
जो वह बाकी टीचर्स की तरह मेरी नज़र में भी थी। मेरे पढ़ाने का एक उसूल है कि मैं सब बच्चों को एक ही नज़र से देखता हूँ और सबके साथ एक जैसा ही सलूक करता हूँ। किसी भी बच्चे को उसकी इंटेलिजेंस के बिना पर दूसरे बच्चों से कंपेयर नहीं करता, क्योंकि मैं खुद भी ऐसे ही टाइम से गुजर चुका हूँ और अच्छे से जानता हूँ कि जब टीचर्स फेवरेटिज्म करते हैं तो बहुत बुरा लगता है। तभी मैं हमेशा इस चीज़ पर ध्यान देने की कोशिश नहीं करता था। मैंने उस बच्ची की बात को बचपना समझकर इग्नोर कर दिया था कि वह बच्ची थी, कि उसकी ऐसी कोई भी बात को सीरियस लेने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उसकी बचकानी बात को मैं इंजॉय ज़रूर किया था। छुट्टी के टाइम पर मैं स्कूल से निकल आया था कि मैं जल्दी घर पहुंचकर आराम कर सकूं। कुछ देर बाद मैं घर पहुंच गया, फ्रेश होकर खाना खाया और फिर आराम से खाना खाकर अपने कमरे में जाकर लेट गया था। अभी इतनी देर में मैंने अपनी आंखें बंद की ही थीं कि अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और कोई कमरे के अंदर आया। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर मैंने अपनी आंखें खोलकर देखा तो आने वाला कोई और नहीं, मेरी माँ थी। माँ को देखकर मैं सीधा होकर बैठ गया तो वह मेरे सामने आकर बैठ गईं। मैंने माँ से पूछा कि क्या हुआ माँ, आप तो आराम कर रही थी। माँ मेरे सवाल पर मुस्कुराने लगी और कहने लगी, हाँ, मगर मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए मैं तुम्हारे कमरे में आई हूँ। माँ की ये बात सुनकर मैं अचंभे में पड़ गया था कि माँ को मुझसे ऐसी कौन सी ज़रूरी बात करनी थी जो वह खुद अपना आराम छोड़कर मुझसे ये बात करने के लिए मेरे कमरे में आ गई थीं। मैंने माँ से कहा, जी बताइए, आप मुझसे कौन सी बात करना चाहती हैं। मैं बड़ी हैरत में आ गया था तो माँ फिर से मुस्कुराने लगी और नरमी से मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, हाँ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है और अभी इसीलिए तुमसे बात करना चाहती थी क्योंकि तुम्हारे पिता को तुम्हारा जवाब जल्दी ही चाहिए। अब की बार माँ ने बताया तो मैं और भी ज़्यादा उलझ गया था और इसी उलझन में अपनी माँ को देख रहा था। माँ ने कहा कि दरअसल अब हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देख रखी है। मैं तुम्हारी मर्जी पूछने आई थी ताकि हम लड़की वालों को जवाब दे सकें। लड़की अच्छी और पढ़ी लिखी है, खाते पीते लोग हैं जिनके किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तुम्हारे पिता को वहाँ पर सब कुछ पसंद आ गया और मुझे भी लड़की बहुत पसंद आई है, इसलिए मैं तुम्हारी मर्जी जानना चाहती हूँ ताकि उन लोगों को हम अपने घर पर तुम्हें दिखाने के लिए बुला सकें। मैंने माँ से कहा, माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। अभी मेरी नौकरी को 1 साल ही तो हुआ है। अभी मैं कमाई करना चाहता हूँ, उसके बाद ही मैं शादी करूँगा। माँ ने कहा, बेटा, थोड़ा अपनी माँ का भी ख्याल करो। तुम्हारी बहन छोटी और पढ़ाई करने जाती है। घर के सारे काम का बोझ मेरे ऊपर ही है। मेरी अब बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं है कि घर का सारा काम कर सकूं। सारा दिन तुम्हारी बहन स्कूल और ट्यूशन में बिजी रहती है और मैं घर में अकेली रहती हूँ। घर में बहू आ जाएगी तो मेरा साथ भी हो जाएगा और मेरा दिल भी लगा रहेगा। मैं अपने पोते पोती की शक्ल जीते जी देखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं अपने बेटे की शादी ना देख सकूं और उससे पहले ही इस दुनिया से चली जाऊं। मैंने माँ से कहा, आप ये कैसी बातें कर रही हैं। माँ की सारी बात सुनने के बाद मैंने माँ की तरफ हैरानी से देखा और मुझे उस लड़की नैना की बात याद आ गई जिसने आज ही मुझसे कहा था कि मेरी शादी उससे ही होगी और मैं उसका दूल्हा बनूंगा। और तब मैं उसकी बात पर हंस पड़ा था, जबकि अब सच में मेरी शादी की बातें होनी शुरू हो गई थीं। माँ कहने लगी, कहाँ खो गए बेटा, मुझे जल्दी जवाब दो ताकि मैं लड़की वालों को जल्द से जल्द जवाब दे सकूं। मैं माँ के सवाल पर चौंक गया, पर फिर मैं होश में आया और कहने लगा कि नहीं, कुछ नहीं, मैं कुछ और सोच रहा था। जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा ही कर लो।
मैं अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था और उनके फैसले पर बहुत खुश था। मैंने कह दिया था कि आप मेरे लिए जो भी फैसला करोगे मैं उसी में राजी हूँ। मुझे पता था कि मेरे माता पिता मेरे लिए कभी भी गलत फैसला नहीं करेंगे, इसीलिए मैं अपने माता पिता के हर फैसले का मान रखता था। मेरी माँ मेरा फैसला सुनकर बहुत खुश हुई थी और मुझे बहुत सारा आशीर्वाद देकर अपने कमरे में चली गई थी और मुझसे कहने लगी थी कि तुम आराम से सो जाओ, तुम्हें सुबह जल्दी उठकर स्कूल भी जाना होता है। मैं माँ की ये बात सोचते हुए सोने की कोशिश करने लगा था। मैं अपने माता पिता का सबसे बड़ा बेटा था, इसलिए सबसे ज्यादा लाडला भी था। घर में सब मुझे बहुत प्यार किया करते थे। मेरे दोनों छोटे भाई बहन भी मेरी बहुत इज्जत किया करते थे। मैंने अपने दोनों भाई बहन को उसी स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया था जिसमें मैं अभी नौकरी किया करता था। मेरे पिता मेरी जॉब से बहुत खुश थे क्योंकि मेरी काबिलियत पर मुझे ये नौकरी मिली थी। मैं बहुत इंटेलिजेंट था, इसीलिए स्कूल वालों ने जल्दी ही मेरी सैलरी बढ़ा दी थी। मेरे पिता को खुशी इस बात की थी कि मैंने जल्दी ही जिम्मेदारियों को समझना सीख लिया था। अब मेरी जिम्मेदारी थी कि मुझे 8th क्लास को पढ़ाना था। मुझे उन्हें पढ़ाना तो था ही, मैं बिना किसी ऐतराज के ये जिम्मेदारी ले ली थी। अगले दिन उस लड़की ने वही बात दोहराई। मैंने फिर से उसकी बात को हंसकर टाल दिया। मैं सोच रहा था कि वह बच्ची है, अक्सर बच्चे ऐसी बातें किया करते हैं। मैंने अपने माता पिता को शादी करने के लिए हाँ कर दी थी और लड़की वालों तक मेरा जवाब पहुंच चुका था। माँ ने बताया कि कुछ दिनों बाद लड़की वाले मेरे घर मुझे देखने के लिए आने वाले थे, जिस पर मैंने इकरार करते हुए सर हिला दिया था। आज फिर मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा था जब अचानक वही लड़की नैना मेरे पास आई और कहने लगी, सर मेरी शादी आपसे होगी और आप ही मेरे दूल्हा बनोगे। मैं उसकी बात सुनकर फिर से हैरान हो गया था, मगर मैंने फिर से हंसकर उसकी बात को टालकर खत्म कर दिया था कि वह बच्ची है और उसे अभी इस बात का मतलब नहीं पता। आखिर मैं उस बच्चे का करता भी क्या सिवाय उसकी बात नज़रअंदाज करने के। मुझे ये बात कहने के बाद वह फिर से जाकर अपनी जगह पर बैठ गई थी। मेरे दिमाग से भी ये बात बाकी बच्चों में बिजी होकर खत्म हो गई थी, मगर आने वाले कुछ दिनों में मुझे अच्छे से अंदाजा हो गया था कि वह लड़की अपनी बात पर कितनी पक्की थी, क्योंकि वह रोज मुझे आकर एक ही बात कहा करती थी कि मेरी शादी आपसे होगी और आप ही मेरे दूल्हा बनोगे। शुरू में मैं उसकी बात को हंसकर मजाक में टाल दिया करता था, मगर आखिर कब तक मैं ऐसा करता, क्योंकि अब हद हो चुकी थी और मेरी बर्दाश्त से बाहर होती चली जा रही थी। लगता था कि किसी भी दिन मैं उस पर गुस्सा उतार दूंगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वह मुझे रोज रोज एक ही बात क्यों कहा करती थी, और वह भी बेवजह। मैंने एक दिन उसे डांट डपट कर उसको समझा दिया था कि इस तरह की बात ना करे, लेकिन उसकी फिर भी समझ में नहीं आया था। वह फिर इस हरकत को दोहराए जा रही थी। अब मैं उसकी बातों से और भी ज्यादा तंग आ गया था। मुझे उसकी बात का कोई भी हल नजर नहीं आ रहा था कि कैसे इस बच्ची को इन सब बातों से मैं दूर रखूं। मैं अपने स्कूल में किसी और टीचर को भी ये बात नहीं बता सकता था, क्योंकि मैं जानता था कि मेरी बात सुनकर वो लोग भी मुझसे यही कहेंगे कि वह बच्ची तो नादान है, तो उसकी बात को इग्नोर कर दो, एक बच्ची समझकर। मगर मैं उसको बच्चा समझकर उसकी बातों को नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा था और उसकी रोज़ रोज़ एक ही बात से मैं बेहद तंग आ चुका था। उस दिन भी मैं चेयर पर बैठा हुआ अपने क्लास में बच्चों की कॉपियाँ चेक कर रहा था जब वह मेरे पास आई और फिर मुझे वही बात दोहराने लगी जो वो रोज़ कहा करती थी, और आज मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई और मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जबकि वह मासूम सा चेहरा बनाकर मेरे सामने खड़ी हुई थी। मैंने पहले तो उसको प्यार से समझाया, बेटा नैना,
बच्चे ऐसी बातें नहीं करते। लेकिन फिर उसने वही बात कही जो वह कहा करती थी। अब तो मैं और भी ज्यादा तंग आ गया था। मैंने उसको डांटा और उससे कहा कि कल तुम अपने पापा को स्कूल में लेकर आना। मैंने गुस्से में उससे कहा तो वह कहने लगी, सर मेरे पापा स्कूल में नहीं आ सकते। मैं उसके पापा को स्कूल में बुलाना चाहता था ताकि उसकी हर हरकत के बारे में बता सकूं और वह अपनी बेटी को समझाएं कि बच्चे इस तरह की बातें करते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। वह मेरी बात तो समझ नहीं रही थी, मगर अपने पापा की बात जरूर मान लेती। उसने बड़ा मासूम सा चेहरा बनाकर कहा था। मैंने उससे कहा, क्यों नहीं आ सकते हैं? मुझे उसके इनकार पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैंने किसी तरह से अपने गुस्से पर कंट्रोल किया और बड़े आराम से उससे पूछा, तुम्हारे पापा स्कूल क्यों नहीं आ सकते? नैना ने कहा कि सर मेरे पापा लाचार हैं, दोनों टांगों से चल नहीं सकते हैं। आप हमारे घर जाकर उनसे मिल लेना। उस बच्ची ने बड़े ही इत्मीनान से मुझसे ये बात कही थी। मैं तो हैरत में आ पड़ा था कि उसके पिता लाचार थे। मुझे यकीन तो नहीं हो रहा था, लेकिन वो बच्ची 8th क्लास में थी और इतनी भी छोटी नहीं थी कि इतना बड़ा झूठ बोल लेती। जरूर उसके पापा लाचार होंगे, तभी तो वह ऐसा कह रही थी। उसकी बात सुनकर मैंने सर हिला दिया, क्योंकि मैं उसके घर जाकर उसके पिता से मिलने का फैसला कर चुका था और अब मैं स्कूल से छुट्टी होने के बाद उसके घर जाने वाला था। बाकी सारा टाइम मैंने नैना की बातों को इग्नोर करके रखा और मैं अपने काम में बिजी हो गया। स्कूल की छुट्टी होने के बाद मैंने ज़रूरी पेपर्स की फाइल उठाई और स्कूल से बाहर निकल गया। वह बच्ची नैना मेरे साथ ही थी, क्योंकि मेरे साथ साथ उस बच्ची को भी याद था कि मुझे उसके घर जाना है। उसके लाचार पिता से मिलने के लिए काफ़ी देर तक सड़कों और गलियों में पैदल चलते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए थे और उसके बाद हम उसके घर पर पहुंच चुके थे, जो ज़्यादा बड़ा तो नहीं था बल्कि छोटा सा पुराना घर था। मैं उस बच्ची के साथ उसके घर के अंदर दाखिल हो गया था। घर की दीवारें तो बड़ी अजीब सी और पुराने टाइप की नज़र आ रही थीं। उसका घर किसी भूतिया फिल्म टाइप जैसा लग रहा था, जिसे देखकर मैं कुछ परेशान सा हो गया था, मगर फिर हौसला करके नैना के पिता को देखने लगा, जो मुझे घर में कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे। एक कमरे से होते हुए दूसरे कमरे और फिर आंगन, फिर पूरे घर में झांकने के बाद भी मुझे ना तो घर में नैना की माँ नजर आई और ना ही उसके पिता नजर आए थे। नैना ने बताया था कि उसके पिता लाचार हैं। अगर वह लाचार थे और वह कहीं नहीं जा सकते थे तो उन्हें घर में ही मौजूद होना चाहिए था, लेकिन वह मुझे घर में कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। मैं परेशान हो गया था और मैंने नैना से पूछा, तुम्हारे पिता कहाँ हैं? तो उसने कहा, मेरे पापा सामने वाले कमरे में हैं। मैं कमरे की तरफ देख रहा था, लेकिन उस कमरे की तरफ देखते ही मैं हैरान हो गया था, क्योंकि उस कमरे में मैं पहले भी देख चुका था। वह खाली था। वो घर बड़ा सिंपल सा था, ना इतना सामान था और ना ही घर में रहने वाला कोई मौजूद था। ना जाने नैना मुझे किसके घर पर लेकर आई थी। नैना के कहने पर मैं उस कमरे के अंदर चला गया। मैंने सोचा कि एक बार और देखने में क्या हर्ज है। जैसे ही मैंने कमरे के अंदर कदम रखा, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरे पीछे एक औरत के बोलने की आवाज़ आई थी। मैंने जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो मैं अचानक ही डर गया और मेरी चीख निकल गई, क्योंकि सामने एक मोटी सी औरत खड़ी हुई थी जो घूर घूर कर मुझे देख रही थी। मैंने उनसे कहा, कौन हो तुम? मैंने गुस्से से पूछा। दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन मुझे नैना कहीं नज़र नहीं आ रही थी और दरवाजे के सामने वह औरत खड़ी हुई थी, जिसके सामने से गुजरकर मैं बाहर नहीं निकल सकता था। वह कौन थी? मैं उसे नहीं जानता था, लेकिन मुझे उससे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि वो औरत देखने में बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रही थी।
मुझे अब यहाँ आकर पछतावा हो रहा था कि मैंने क्यों नैना की बात मान ली। कहीं मैं यहाँ आकर किसी बड़ी मुश्किल में ना फंस जाऊं। मुझे बस इसी बात की फिक्र थी। उस औरत ने कहा कि मैं नैना की माँ हूँ और अब तुम्हारी नैना से शादी होने वाली है। नैना की माँ ने ये कहा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। मैंने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रही हो आप? उस औरत ने बड़ी गुस्से भरी नज़रों से बोलते हुए मुझसे कहा, नीचे आवाज़ रखकर बात करो और चलो, अभी तुम्हारी शादी का इंतज़ाम किया जाएगा। मैंने कहा, आप औरत हो और मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ। ऐसे कैसे जबरदस्ती आप अपनी 14 साल की बेटी की शादी मेरे साथ कर सकती हैं? कहाँ वह 14 साल की और कहाँ मैं 24 साल का लड़का। वैसे भी मेरी शादी होने वाली है। अपनी बेटी की शादी का इतना ही शौक है तो उसके लिए उसी की उम्र का कोई लड़का तलाश कर लो। मैं गुस्से भरे अंदाज में कहकर तेजी से बाहर की तरफ जाने लगा था, मगर अभी मैं दरवाजे से बाहर भी नहीं निकला था कि अचानक किसी ने पीछे से कोई जोरदार चीज मेरे सर पर दे मारी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे सर में इतनी जोर से वह सख्त चीज मारी गई थी कि मेरा सर दर्द की वजह से फटा जा रहा था। मैंने पीछे पलट कर देखा तो नैना की माँ के हाथ में एक डंडा था जो उन्होंने मेरे सर पर मारा था। मुझे दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ और अगले ही पल मैं बेहोश हो गया था और ज़मीन पर गिर पड़ा था। ये सब इतनी अचानक हुआ कि मुझे कुछ सोचने या समझने का भी मौका नहीं मिला था। मैं न जाने कब तक बेहोश रहा था, ये मैं नहीं जानता था। मगर जब मुझे होश आया तो मेरा सर इतना दुख रहा था कि मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे और सर में जो चीज़ मारी गई थी उसका असर अभी तक मेरे सर पर मौजूद था। मेरी आंखें भी भारी भारी हो रही थीं। मैं अपने सर को दबाते हुए तकलीफ कम करने की कोशिश कर रहा था। मुझे थोड़ा सुकून हुआ तो मेरी आंखों के सामने अपने बेहोश होने से पहले का नज़ारा घूमने लगा। मैं याद करने की कोशिश कर रहा था जहाँ पर मैं था। उस कमरे में बहुत अंधेरा था। मेरी कमर में भी बुरी तरह से दर्द हो रहा था। मैंने चारों तरफ देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे यह कोई वीरान सा कमरा है जहाँ कबाड़ भरा हुआ था और वहाँ से बुरी सी बदबू आ रही थी। ये वह घर नहीं था जहाँ पर मुझे नैना लेकर आई थी, बल्कि यह कोई और ही जगह थी। मुझे पछतावा हो रहा था कि मैंने क्यों नैना की बात मान ली थी। मेरे घर पर मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी और परेशान होगी। न जाने मैं कब से इस कमरे में बंद था। मुझे अपनी फैमिली की याद आ रही थी और उनकी टेंशन हो रही थी। मैं बस यही सोच सोच कर परेशान हुआ जा रहा था कि मैं यहाँ पर क्यों आया था। यहाँ से निकलने का मुझे कोई रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा था। अगर मुझे पता होता कि यहाँ आने के बाद मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा तो मैं कभी यहाँ नहीं आता। लेकिन सारी बात ही तो ये थी कि मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैंने अपना फ़ोन देखना चाहा तो मेरा मोबाइल भी मेरे पास नहीं था। मतलब वह औरत मेरा मोबाइल लेकर जाती है। औरत कौन थी और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही थी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा और जोर जोर से दरवाज़ा बजाकर उसे खोलने के लिए कहने लगा, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। हार कर मैं खुद बैठ गया था और फिर किसी के आने का इंतज़ार करने लगा। न जाने मेरे घर वाले कितने परेशान होंगे। वह मुझे गायब पाकर मुझे ढूंढने की कोशिश ज़रूर कर रहे होंगे। और ये औरत कौन थी और ये मेरे साथ क्या करना चाहती थी? कहीं ये औरत मुझे मारना तो नहीं चाहती थी? मगर वह तो मुझसे अपनी ही बेटी की शादी करने के लिए कह रही थी। मैं इस बात के लिए कभी भी राजी नहीं होता, क्योंकि मैं ऐसा वैसा इंसान नहीं था। मेरे स्कूल में भी काफ़ी सारी लड़कियां पढ़ती थीं। हमारा स्कूल इंटर तक था और जवान लड़कियां भी मेरे स्कूल में पढ़ा करती थीं। कभी मैंने नज़र उठाकर भी अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को नहीं देखा था। मैं सिर्फ उनको पढ़ाता था। मेरा मतलब उनसे सिर्फ पढ़ाई तक का ही था और मैं अपने स्कूल के स्टूडेंट्स की बहुत इज्जत किया करता था।
हमेशा उनसे तमीज से बात किया करता था, तो मैं कैसे नैना से शादी कर सकता था। वह 14 साल की थी। बाहर दिन था या रात, मुझे किसी बात की कोई खबर नहीं मिल रही थी। न जाने कितना टाइम मुझे उस कमरे में गुजर गया था। मैं कभी सो जाता और कभी उठकर बैठ जाता, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। लेकिन वो औरत जिसे नैना अपनी माँ बता रही थी, मुझे यहाँ लाकर और कैद करके छोड़कर जा चुकी थी और पलटकर मेरी खबर तक नहीं लेने की कोशिश कर रही थी। यही सब सोच सोच कर तो मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गया था और सो गया था। और जब दोबारा मेरी आंख खुली तो दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से खुली। मैंने आंखें खोलकर देखा तो सामने वही औरत कमरे के अंदर आई थी। उसके हाथ में बैग था, जो उसने मुझे थमाकर कहा कि ये लो, खाना खा लो। मुझे भूख तो बहुत लगी हुई थी। तभी खामोशी से मैंने उस बैग को पकड़ लिया। मैंने उससे पूछा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? तो कहने लगी, अब बहस करने की मुझ में हिम्मत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माँ ने मुझसे वादा किया था कि वह तुम्हारी शादी मेरी बेटी से करवाएगी, लेकिन वह अपने वादे को भूल गई है। और जब मैंने तुम्हारी माँ को याद दिलाया तो वह मुकर भी गई थी। मैं उसे इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगी। तभी तुम्हें धोखे से घर में बुलाया था, ताकि तुम्हारी और अपनी बेटी की शादी करवा सकूं। अब यह पेपर पकड़ो और इन पर साइन कर दो। वह औरत बड़े गुस्से में बात कर रही थी। उसने पेपर और पेन मेरी तरफ बढ़ाया। वह मेरी कोर्ट मैरिज करना चाहती थी। मैंने उसके कहने पर वह पेपर अपने हाथ में ले लिए और जब पढ़कर देखा तो मैं भड़क उठा। मैं समझ गया था कि वह शादी के पेपर थे, जिस पर एक तरफ किसी लड़की के साइन थे जो नैना के थे। मैंने उस औरत से कहा कि तुम कैसी माँ हो जो अपनी छोटी सी मासूम बेटी को इतने बड़े लड़के के हवाले कर रही हो। तुम अपनी बेटी के साथ इतना बड़ा पाप नहीं कर सकती। अभी वह जवान नहीं है, वह बच्ची है। तुम नाबालिग लड़की की शादी नहीं कर सकती। तुम जानती हो कि इस वजह से तुम अरेस्ट भी हो सकती हो, क्योंकि तुम्हारी बेटी की उम्र अभी बहुत कम है। जब तक तुम्हारी बेटी बालिग नहीं हो जाती तब तक तुम उसकी शादी नहीं कर सकती। वह औरत बोली कि वह मेरी बेटी है, मैं जैसा चाहे उसके साथ वैसा कर सकती हूँ। वह बालिग नहीं है, लेकिन तुम तो बालिग हो। चुपचाप इस पर साइन कर दो। उसने मुझसे कहा, तुम्हारी माँ नहीं तो तुम्हें तो अपनी माँ का किया हुआ वायदा पूरा करना ही होगा। मैंने कहा कि कभी भी मेरी माँ एक 14 साल की लड़की से शादी करने के लिए वादा कर ही नहीं सकती। मुझे अपनी माँ पर पूरा भरोसा है। उस औरत को गुस्सा आ गया और मुझसे कहने लगी कि क्या तुम्हें तुम्हारी माँ ने नहीं बताया कि यही सच है कि तुम्हारी माँ ने मुझसे वादा किया था कि वह तुम्हारी शादी मेरी बेटी से करवाएगी। और अभी वह बोल ही रही थी कि तभी उसका मोबाइल बजने लगा और फिर वह फ़ोन उठाकर बात करती हुई मेरी तरफ देखने लगी। उसने मुझसे कहा कि मैं कल फिर आऊँगी और मुझे हर हाल में इन पेपर्स पर तुम्हारे साइन चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। वह मुझे धमकाकर बाहर निकल गई थी। मैं बहुत परेशान हो गया था। आखिर ये औरत कैसी बातें कर रही थी। अब तो मैं भी सारी सच्चाई जानना चाहता था, इसलिए मैंने वहाँ से भागने की कोशिश नहीं की कि मैं जानना चाहता था कि आखिर नैना की माँ उसकी शादी मुझसे क्यों करना चाहती है। मैंने खाना खाया। वह रात भी मेरी बड़ी ही बेशुक्री में गुजर गई थी। वह सिर्फ मुझे एक टाइम का खाना देकर ही चली गई थी, शायद इसलिए कि मैं उसकी बात मानकर उसकी बेटी से शादी कर लूं और इन पेपर्स पर साइन कर दूं। मुझे अपनी माँ पर पूरा यकीन था कि वह ऐसा कभी कर ही नहीं सकती थी। अगले दिन फिर कमरे का दरवाज़ा खुला और कमरे में औरत नहीं, कोई आदमी आया था। मगर मैं ये देखकर हैरान रह गया था कि वह आदमी व्हील चेयर पर बैठा हुआ था, मतलब कि वह कोई लाचार आदमी था। मुझे पहले ख्याल आया कि कहीं वह नैना का पिता ना हो।
उसने मुझे अपने बारे में बिना पूछे ही बता दिया कि मैं ही नैना का पिता हूँ और वह इंसान जिसने मुझे यहाँ पर रखा हुआ था वह नैना की माँ है। वह आदमी लगभग 40 वर्ष का था, जबकि उसकी पत्नी की उम्र 35 साल की होगी। मैंने उस आदमी से कुछ पूछने की कोशिश की, मगर उसने मुझे चुप रहने को कहा और फिर मेरे किसी भी सवाल का जवाब दिए बिना ही मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। मैं तेजी से उसके पीछे चल पड़ा। वह खुद ही व्हील चेयर लेकर चल रहा था और मैं पैदल उसके साथ साथ चल रहा था और घर से बाहर निकलकर वह कई गलियों से होता हुआ मुझे 20 मिनट के बाद एक और घर में लेकर चला गया था। ये घर बेहद साफ सुथरा और 2 मंजिला मकान था। घर जितना खूबसूरत बाहर से था उससे कई गुना ज़्यादा अंदर से खूबसूरत था। वह मुझे कमरे में लेकर आ गया और उसने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। उस आदमी ने मुझे फ्रेश होने के लिए कहा। उसके कहने पर मैंने अपने हाथ मुंह धो लिए थे और उसके सामने बैठ गया। उसने आवाज़ दी, कृति बेटा खाना लेकर आ जाओ। फिर हाथ में खाने की ट्रे लेकर एक खूबसूरत सी जवान लड़की कमरे के अंदर आई थी। उस आदमी ने मुझसे कहा कि ये मेरी बेटी है कृति, तुम खाना खाओ, तुम्हें इसके हाथ का खाना बहुत पसंद आएगा। मैंने खाना खाने से इनकार कर दिया और उनसे इस घर में लाने की वजह पूछी तो उस आदमी ने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। तुम डरो नहीं और बेफिक्री से मेरे घर का खाना खा सकते हो। मैंने पहले पेट भर खाना खाया क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से भूखा था। खाना तो बहुत टेस्टी बना हुआ था। वह लड़की खाना खाने के बाद मेरे आगे से खाने की ट्रे उठाकर बाहर लेकर चली गई। उस आदमी ने बोलना शुरू किया। उसने कहा कि मेरी बेटी और मेरी पत्नी की वजह से तुम्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है। उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। हो सके तो मेरी पत्नी और मेरी बेटी को माफ़ कर देना। उस आदमी ने मेरे सामने हाथ जोड़ लिए थे। मैंने उसके हाथ पकड़कर इनकार करते हुए सर हिलाया। मैंने पूछा कि क्या आपकी पत्नी जो कुछ मेरे और नैना की शादी के बारे में कह रही है क्या वह सच है? मेरे सवाल पर उन्होंने हाँ में सर हिला दिया, जिस पर मेरा रंग उड़ गया था। लेकिन ये पूरा सच नहीं था। उस आदमी ने कहा तो मैं उलझकर उसे देखने लगा। अगर यह पूरा सच नहीं था तो पूरा सच था क्या? ये सवाल मेरी आंखों में उतर गया था और उस आदमी ने कहा कि पूरा सच मैं तुम्हें बताता हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने उसकी तरफ देखा, जिस आधे सच की वजह से मैं पिछले कई घंटे से इतनी परेशानी में था। इस बारे में जानना मेरा हक था। तभी वह बोलने लगे कि मेरी शादी मेरी पत्नी सुमन के साथ हुई थी। तुम्हारी माँ और मेरी पत्नी की आपस में काफ़ी गहरी दोस्ती थी। ये दोनों बचपन की सहेलियाँ थीं। ये दोनों एक ही उम्र की थीं। सिर्फ इन दोनों में 1 साल का फ़र्क है। तुम्हारी माँ की शादी के बाद सबसे पहले तुम पैदा हुए थे। तुम्हारी पैदाइश पर तुम्हारी माँ बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि तुम लड़के थे और इस बात पर तुम्हारी माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। इसके 4 महीने बाद ही मेरी बेटी का जन्म हुआ जो अभी खाना लेकर आई थी। कृति, तब तुम 4 महीने के थे। मेरी पत्नी के बेटी पैदा हुई तो वह निराश हो रही थी क्योंकि उसे भी लड़का ही चाहिए था। लेकिन तुम्हारी माँ ने वादा किया कि वह कृति को अपने बेटे विपिन के लिए मांग रही है। इसी तरह से मेरी पत्नी इस बात से खुश हो गई थी क्योंकि उन दोनों की दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने वाली थी। इसी तरह से तुम्हारी माँ ने जो वादा किया कि वह तुम्हारी शादी मेरी बेटी से करेगी, तुम्हारी माँ शायद ये वादा करके भूल गई। लेकिन मेरी पत्नी को ये बात अभी तक याद है और तुम्हारे बारे में कृति भी अच्छी तरह से जानती है क्योंकि जैसे जैसे कृति बड़ी हो रही थी उसकी माँ को उसको यह बताती रहती थी कि मैंने तेरा रिश्ता पक्का कर दिया है और तेरे होने वाले पति का नाम विपिन है। इसीलिए कभी भी किसी और लड़के के बारे में मत सोचना। मैं तेरी शादी अपनी सहेली के बेटे से करना चाहती हूँ।
मैं चाहती हूँ कि हम दोनों की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। मेरी बेटी ने तो कभी किसी और लड़के का ख्याल भी दिल में नहीं लाया था, क्योंकि उसको बचपन से ये बात बताई गई थी कि उसका रिश्ता बचपन से ही तय हो गया था। इसलिए उसने हमेशा अपने दिल में विपिन नाम के लड़के को बसाया हुआ था। मैं एक बैंक में नौकरी किया करता था। मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया और उसके कई साल बाद मेरी छोटी बेटी पैदा हुई, जो कि नैना थी। वक्त गुजरता रहा, लेकिन तुम्हारी माँ ने हमसे बात करने की कोशिश नहीं की। तुम्हारी फैमिली से हमारी फैमिली का मिलना जुलना भी कम हो गया था। कृति को तुम्हारे बारे में पता था कि हमने उसका रिश्ता तुमसे तय किया हुआ है। हमारी बेटी इस रिश्ते पर बहुत खुश थी, मगर जब वो 18 साल की हुई तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था और इस एक्सीडेंट में मेरी टांगें चली गई थीं। मेरा एक्सीडेंट तुम्हारे पिता की गाड़ी से हुआ था। वह चाहते तो मुझे हॉस्पिटल में लेकर जा सकते थे और मेरी मदद कर सकते थे, तो शायद आज मैं इस तरह से लाचार नहीं होता। लेकिन तुम्हारा पिता मुझे वहीं छोड़कर भाग गया था। इस बात का पता जब मेरी पत्नी को चला तो उसने इस हालत का जिम्मेदार अपनी सहेली के पति को समझा। तब उसके दिल में बदले की आग जग उठी थी। पत्नी की मोहब्बत और दोस्त की मोहब्बत पर हावी हो चुकी थी। मेरी पत्नी ने कहा कि अब वह तुम्हारी शादी कृति से ही करके रहेगी, ताकि शादी हो जाने के बाद वह कृति को उस घर की बहू बनाने के बाद उसे तुम्हारी माँ को परेशान करने के लिए कहे और जैसे तैसे लड़ झगड़ कर तुम्हारे पिता की सारी जायदाद कृति के नाम करवा ले। मेरी पत्नी ने ये सब कुछ सिर्फ बदला लेने के लिए ही किया। मेरी बेटी, जिसकी कोई गलती नहीं थी, वह यह सब करने के लिए तैयार नहीं थी। मेरी बड़ी बेटी कृति बहुत समझदार है। वह अपनी माँ की तरह बिल्कुल भी चालाक नहीं है। मैंने अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। मेरी बेटी ने अपनी माँ से साफ कह दिया था कि मैं शादी हो जाने के बाद अपनी ससुराल में जाकर ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगी जिसकी वजह से विपिन के परिवार को कोई भी परेशानी हो, क्योंकि मेरी बेटी तुमसे बचपन से ही मोहब्बत करती है और तुमसे शादी करना चाहती है। मेरी बेटी कभी भी बदले के लिए तुम्हें इस्तेमाल नहीं करेगी। बदला तो सिर्फ उसकी माँ लेना चाहती है। मेरी बेटी ने इस बदले की आग में कोई और तो नहीं बल्कि मेरी बेटी जल रही है, क्योंकि वह तुमसे शादी करना चाहती है और तुमसे प्यार करती है। लेकिन जब इस काम के लिए कृति ने इनकार कर दिया तो कृति की माँ ने नैना को अपना दूसरा हथियार बना लिया। उसने सोचा कि एक बेटी नहीं तो दूसरी बेटी की शादी करके मैं इन लोगों की जिंदगी बर्बाद कर सकती हूँ। उसने मेरी छोटी बेटी नैना का एडमिशन जानबूझकर तुम्हारे स्कूल में करवा दिया और वह उसे रोज सिखाती थी कि तुम्हें अपने टीचर से जाकर ऐसे ऐसे कहना है। मेरी बेटी नैना सिर्फ अपनी माँ के कहने पर ही तुमसे ऐसा कहा करती थी। उसकी बनी बनाई प्लानिंग थी कि तुम उसकी बातों में आ जाओ और फंस जाओ। वह यही चाहती थी कि वह तुम्हें किसी तरह से यहाँ बुला ले और बाद में आने के बाद जबरदस्ती तुम्हारी शादी नैना से करवा दे, क्योंकि कृति इस हाल में तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। वह अपने ससुराल वालों से बदला नहीं लेना चाहती थी। इसीलिए मेरी पत्नी ने अपनी छोटी बेटी को मोहरा बना लिया और वह अपनी छोटी बेटी की शादी तुमसे करने के लिए तैयार हो गई है। मेरी पत्नी पागल हो गई है और पागलों वाली हरकतें कर रही है। मैं उसे समझा समझा कर परेशान हो गया हूँ। अब मैंने तुम्हारे सामने सच्चाई बोल दी है और ये हमारा असली घर है। जिस घर में तुम्हें बंद किया गया था वह हमारा पुराना मकान है जो हमेशा बंद रहता है। मेरी पत्नी के सर पर बदले का भूत सवार है जो हर हाल में तुम्हारे माता पिता से लेना चाहती है। उस आदमी की सारी बातें सुनकर मैं दंग रह गया था। ये कहानी बदले की कहानी थी जिसकी वजह से मैं कैद करके रखा गया था। उस आदमी ने मुझसे कहा कि तुम अब आज़ाद हो। उस आदमी के कहने पर मैं वापस
तेजी से अपने घर की तरफ बढ़ गया था। मेरे घर वाले मेरी गुमसुदगी पर बेहाल हो चुके थे और मुझे सही सलामत देखकर मुझे गले से लगा लिया था। उनके पूछने पर मैंने उनको सारी बात बताई तो वह सब भी मेरी तरह चौंक कर रह गए थे। उन्हें उस औरत से ऐसी उम्मीद नहीं थी जो कि मेरी माँ की बचपन की सहेली थी। पिताजी ने भी शर्मिंदगी से अपनी नज़रें झुका ली थीं। पिताजी डर गए थे और इसी वजह से वह उस आदमी को हॉस्पिटल लेकर नहीं जा सकते थे। पिताजी ने कहा था कि वह कृति के पिता से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं और जाकर उनके आगे हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। मेरी पूरी फैमिली नैना के घर चली गई थी। हम जब नैना के घर पहुँचे तो नैना की माँ अपने पति पर बरस रही थी कि उन्होंने मुझे आज़ाद क्यों कर दिया। मेरे पिताजी को देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया, मगर पिताजी ने नैना के पिता से माफ़ी मांगी। नैना के पिता ने जब अपनी पत्नी को समझाया तो वह समझ गई थी, लेकिन उनकी शर्त ये थी कि मैं कृति से शादी कर लूं। मैं उनकी शर्त पर राजी हो गया था। कुछ दिनों बाद मेरी शादी कृति से हो गई। मेरी माँ और नैना की माँ के बीच पहले वाली दोस्ती दोबारा हो गई थी। हम दोनों फैमिलीज़ के बीच सब कुछ ठीक हो गया था। कृति बहुत अच्छी लड़की थी। वह मुझे देखते ही पसंद आ गई थी। मैं कृति की जिम्मेदारी उठा ली थी। अब मैं अपनी पत्नी कृति के साथ बहुत खुश हूँ। मेरी माँ हमेशा कृति को अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी मानती हैं। मुझे अपने माता पिता के फैसले पर कोई ऐतराज़ नहीं था और इसी तरह से सब कुछ ठीक हो गया। अब हम सब मिलकर बहुत खुश हैं और सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नैना को अब हम सब लोग पुरानी बातें बता बता कर चिढ़ाते हैं। वह बेचारी बहुत शर्माती है क्योंकि उसने ऐसा सिर्फ अपनी माँ के कहने पर ही किया था। मैं अभी भी स्कूल की जॉब कर रहा हूँ। अब तो नैना भी काफ़ी बड़ी हो गई है। अक्सर बचपन की बातें याद आती हैं तो खूब हंसकर उसको तंग करते हैं। जिंदगी में कभी भी बदला लेने के लिए हमें इतना हद तक नहीं गिरना चाहिए कि सामने वाले को हम इतना ज़्यादा परेशान कर दें। किया किसी ने और होता है और भुगतता कोई और ही है। याद रखें कि कभी भी कोई ऐसा फैसला ना करें जिससे आपके बच्चों की ज़िंदगी पर बुरा असर पड़े। नैना की माँ ने उसे हमेशा गलत सीख दी थी। अपना बदला किसी और से लेने के लिए इस हद तक ना गिर जाएं कि बच्चा अपने बचपन में ही बिगड़ जाए। बच्चों को हमेशा बच्चों की तरह ही ट्रीट कीजिए, उन्हें बड़ा बनाने की कोशिश ना करिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।